सुबह के समय जून वू जागता है और अपने परिवार का एक नोट पाता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें जल्दी में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने ग्रॉसरी के लिए पैसे छोड़ दिए हैं। स्टोर जाने के बजाय जून वू अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन वीडियो गेम स्ट्रीम करने का फैसला करता है, लेकिन उनका मज़ा तब टूट जाता है जब एक प्लेयर उसे न्यूज़ चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है। जूनवू जैसे ही टीवी ऑन करता है, रेगुलर शो को इमरजेंसी सिग्नल से इंटरप्ट कर दिया जाता है, जो फिर एक रिपोर्टर को दिखाता है जो अनाउंस करता है कि यह अपोकैलिप्स है। जूनवू के फ़ोन पर एक इमरजेंसी टेक्स्ट आता है और जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो जो दृश्य उसे दिखता है वह डरावना होता है। पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं और इंसानों पर हमला कर रहे हैं जो डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। सड़कों पर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है, गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं और छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं। एक लड़की अपनी माँ को पुकार रही होती है, लेकिन जब उसकी माँ उसे पाती है तो लड़की उसे खाने लगती है। जून वू को कॉरिडोर से भी शोर सुनाई देता है, जो कंफर्म करता है कि उसके बिल्डिंग के अंदर भी हंगामा मचा हुआ है। जब वह दरवाज़ा खोलता है तो उसका पड़ोसी सांग चुल अंदर घुस आता है, गिड़गिड़ाते हुए उसे अपने अपार्टमेंट में रहने देने की भीख मांगता है, क्योंकि उसका भाई जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है उसके अपार्टमेंट पर कब्जा कर चुका है। जून वू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सांग चुल लगातार उसे रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार जून वू उसे वॉशरूम यूज करने की इजाजत देता है, लेकिन इस शर्त पर कि वह बाद में चला जाएगा। फिर जून वू टीवी पर सुनता है कि लोग एक इन्फेक्शन की वजह से ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं जो देश भर में तेजी से फैल रहा है। इसके सिम्पटम्स में एग्रेसिव बिहेवियर और आंखों से खून बहना शामिल है, जो आखिरकार कैनिबलिज्म तक ले जाता है। जून वू तुरंत एक चाकू उठाता है और सांग चुल पर तान देता है। जब वह बाहर आता है और उसके हाथ पर एक स्कार देखता है, सांग चुल शपथ लेता है कि वह ठीक है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं और वह कांपने लगता है। अचानक वह गुर्राता है और जून वू पर हमला कर देता है, लेकिन जून वू उसे धक्का देकर बाहर फेंकने में सफल हो जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। पीप होल से जून वू देखता है कि एक बड़ा ज़ॉम्बी सांगचुल पर हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। खून दरवाजे के नीचे से रिसने लगता है। इसके बाद जून वू फ्रिज को दरवाजे के सामने रखकर ब्लॉक कर देता है। वह बार बार अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑपरेटर उसे बताता है कि वह अभी उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता। सौभाग्य से उसे अपनी माँ का एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन घर नहीं आ सकते। वह उससे कहती है कि वह घर के अंदर ही रहे और सरवाइव करे। टीवी पर रिपोर्टर कहता है कि लोगों के पास 60 दिनों के लिए पर्याप्त खाना और पानी होना चाहिए, जिससे जून वू को पछतावा होता है कि वह ग्रोसरी स्टोर नहीं गया। वह अपने खाने को रेशन करता है और एक पोस्ट-इट पर तुम्हें सरवाइव करना है लिखकर उसे फैमिली पिक्चर पर चिपका देता है। अगली सुबह एक प्रोफेसर टीवी पर बताता है कि ज़ॉम्बीज़ एक म्यूटेटेड वायरल इन्फेक्शन से बन रहे हैं जो दिमाग के दाहिने हिस्से को प्रभावित करता है। जून वू अब भी कॉल नहीं कर सकता, लेकिन वह सोशल मीडिया पर देखता है कि लोग अपने प्रियजनों के बारे में पूछ रहे हैं और अलाइव हैशटैग के साथ अपने एड्रेस पोस्ट कर रहे हैं। मदद पाने की उम्मीद में जून वू अपनी एक फोटो खींचकर आई मस्ट सर्वाइव हैशटैग के साथ पोस्ट करता है। बाद में वह एक वीडियो देखता है जिसमें एक आदमी बहुत ऊंची बिल्डिंग के बाहर अपने फोन को सेल्फी स्टिक पर लेकर बेहतर सिग्नल पाने की कोशिश कर रहा होता है। वीडियो तो अचानक खत्म हो जाता है जब वह नीचे गिर जाता है। टीवी रिपोर्ट में बताया जाता है कि लोग इन्फेक्शन के बाद कुछ मिनटों तक एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, फिर अचानक ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जून वू अपने ड्रोन को बिल्डिंग में दूसरे अपार्टमेंट्स की जांच करने के लिए भेजता है और पाता है कि लगभग हर अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज़ थे। गलती से वह अपने पिता को कॉल कर देता है, जिससे ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसे वापस लौटना पड़ता है। शाम को जून वू कार अलार्म की आवाज़ से जागता है और खिड़की से बाहर झांक कर देखता है कि एक पुलिस अफसर अपने ही साथी अफसरों पर गोली चला रही है जो सभी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। लेकिन जब वह अपनी गन रीलोड कर रही होती है तब ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं और उसे एक दूसरी गली में घसीट ले जाते हैं। जून वू उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वे बस एक पल के लिए रुकते हैं और फिर पुलिस अफसर को खाने लगते हैं। अचानक
कल वाला बड़ा ज़ॉम्बी दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और फ्रिज को धकेल कर दरवाजा खोल देता है। जूनवू दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी मजबूत नहीं है, इसलिए वह बालकनी पर भाग जाता है और रेलिंग पर चढ़ जाता है। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आता है, लेकिन बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। जूनवू देखता है कि नीचे पूरी भीड़ जमा है और पुलिस अफसर भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसके बाद वह दरवाजे को और मजबूत करता है, लेकिन देखता है कि ज़ॉम्बी के हमले के दौरान उसका ज्यादातर खाना नष्ट हो गया था। उस रात वह अपने फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें बताता है कि वह इस स्थिति से कितना डरा हुआ है। 7वें दिन वह अपने पिता की शराब पीने लगता है और खिड़कियों को कलर पेपर से ढक देता है ताकि बाहर से उसे कोई न देख सके। न्यूज़ रिपोर्ट्स पुष्टि करती हैं कि संक्रमण केवल संक्रमित खून के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। जब तक लोग काटने या छुरे के वार से बचते हैं, वे सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि संक्रमित लोग असाधारण ताकत और संवेदनशीलता हासिल कर लेते हैं। उनमें से कुछ तो सामान्य इंसानी गतिविधियां करने की क्षमता भी बनाए रखते हैं, जैसे दरवाजे खोलना और वे काम करना जो वे पहले किया करते थे। एक स्वादिष्ट फूड कमर्शियल देखने के बाद जूनवू एक कटोरी रेमन खाने का फैसला करता है, लेकिन खाना खत्म करने के बाद ही उसे एक पोस्ट इट नोट दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि यह उसका आखिरी खाना था। गुस्से में आकर वह अपनी पानी की बोतल गिरा देता है। जब वह नल से पानी भरने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके अपार्टमेंट में अब पानी नहीं आ रहा है। प्यास से तड़पता हुआ वह टेबल पर गिरे कुछ बूंदों को चाटने के लिए मजबूर हो जाता है। 10वें दिन जूनवू एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह अपनी हताशा व्यक्त करता है। न्यूज़ बार बार यही कह रही है कि लोगों को घर में रहना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन उसके पास न खाना बचा है और न पानी। अब वह अंदर फंसा हुआ महसूस कर रहा है। बाहर की सड़कों पर अभी भी ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं जो उसे बाहर जाने से रोक रहे हैं। अचानक उसे याद आता है कि उसके फ़ोन में एक इमरजेंसी ऐप है जो एक रेडियो ब्रॉडकास्ट चला सकता है, लेकिन उसके लिए ऑडियो जैक की ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोस उसके पास सिर्फ वायरलेस ईयरफोन्स हैं, जिससे यह तरीका बेकार हो जाता है। 15वें दिन जूनवू अपने मन को शांत करने के लिए अपार्टमेंट में डांस करने की कोशिश करता है। तभी उसे अचानक एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वह मुड़ता है, उसे अपने परिवार के लोग दरवाजे से अंदर आते हुए दिखते हैं। यह देखकर वह खुशी से भर जाता है और उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसकी यह खुशी कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है। अचानक उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। सच्चाई सामने आते ही वह मानसिक रूप से टूट जाता है और जमीन पर गिरकर रोने लगता है। उसे अब कोई उम्मीद नहीं बची लगती। इसी बीच एक आवाज़ उसे चौंका देती है। वह अपनी माँ की आवाज़ सुनता है जो उसे घर में रहने के लिए कह रही होती है, लेकिन रेडियो में इतनी स्टैटिक होती है कि बाकी की बात समझ नहीं आती। उसे अचानक एक वीडियो में देखी गई ट्रिक याद आती है जिसमें बताया गया था कि एक सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल कर रेडियो सिग्नल को बेहतर किया जा सकता है। वह बालकनी में जाकर यह कोशिश करता है, लेकिन नीचे खड़े ज़ॉम्बीज़ उसे गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी संदेश खत्म हो जाता है और उसके बाद उसे अपने परिवार के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे शायद मर चुके हैं। यह एहसास उसके अंदर की सारी उम्मीद तोड़ देता है। अब जूनवू पूरी तरह अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में आकर वह अपने लिविंग रूम की हर चीज तोड़ने लगता है, लेकिन यह भी उसके दर्द को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। गुस्से में भरा वह अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और एक गोल्फ क्लब से एक ज़ॉम्बी को बेरहमी से मार देता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है मानो और ज़ॉम्बीज़ को चुनौती दे रहा हो, लेकिन उसके शोर ने एक बड़े झुंड का ध्यान उसकी ओर खींच लिया है। जैसे ही वह कोने की ओर देखता है, उसे संगचुल का ज़ॉम्बी अवतार दिखाई देता है। अकेला ज़ॉम्बी उसे कोई डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसके सामने एक पूरी भीड़ थी। वह भागकर एलिवेटर की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर से और ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं। डर से कांपता हुआ जूनवू तुरंत दूसरी दिशा में भागता है और किसी तरह खुद को छिपाने में कामयाब हो जाता है। जब ज़ॉम्बीज़ का झुंड वहाँ से चला जाता है तो वह अपने अपार्टमेंट की ओर वापस जाने की कोशिश करता है। तभी उसे पास में एक और ज़ॉम्बी दिखता है, लेकिन यह ज़ॉम्बी अंधा लगता है।
जून वू सांस रोककर इंतजार करता है जब तक वह ज़ॉम्बी दूसरी दिशा में चला नहीं जाता। फिर वह तेजी से अपने अपार्टमेंट में घुसकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन दरवाजा बंद करने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज एक बार फिर उसके दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक बार फिर वह अपने ही घर में फंस जाता है। 20वें दिन जब उसे शहर में बमबारी होती दिखती है तो वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें सिर्फ हेलो और गुड बाय कहता है और खुद को खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन तभी एक लेजर बीम उसके कमरे में आती है और नो शब्द पर रुक जाती है। वह लड़खड़ाते हुए खुद को बचाता है और नोटिस करता है कि लेजर बीम एक मैसेज को पॉइंट कर रही है, डोंट बी अ मोरॉन। खिड़की से बाहर देखने पर वह देखता है कि यू बिन अपने अपार्टमेंट से दूरबीन से उसे देख रही है। दोनों इशारों में बात करके 7 बजे दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं। यूबिन के स्थान पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि वह बहुत व्यवस्थित है और उसके पास कई सर्वाइवल टूल्स हैं। उसने दरवाजे के पास एक बूबिए ट्रैप भी इंस्टॉल किया है और अपनी पानी की बोतल अपने पौधे के साथ साझा करती है। अगले दिन सुबह जूनवू देर से जागता है और 11 बजे खिड़की से बाहर झांकता है। यूबिन उस पर तरस खाती है और फिर भी उसे बाहर आकर मिलती है। इशारों और उनके फ़ोन का उपयोग करके वे अपने नाम और कुछ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। उसी समय यूबिन को एक आवाज़ सुनाई देती है तो वह उसे बताती है कि वे फिर से 7 बजे मिल सकते हैं। फिर वह अपना कुल्हाड़ी उठाती है और घूमकर देखती है कि एक ज़ॉम्बी उसके ट्रैप में फंसा हुआ है। कुछ पल अपनी हिम्मत जुटाने के बाद वह उसे मार देती है। उस रात बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों जूनवू और यूबिन अपने बर्तन बाहर रखते हैं ताकि पानी इकट्ठा कर सकें और यूबिन अपना पौधा भी बाहर रख देती है। जब वह जूनवू की बिल्डिंग की तरफ देखती है तो वह देखती है कि 8वीं मंजिल खाली है। अगले दिन सुबह जूनवू जल्दी उठता है लेकिन उसे भूख की वजह से अच्छा महसूस नहीं होता। यूबिन इसे नोटिस करती है और एक बॉल का उपयोग करके उसके बालकनी में रस्सी फेंकने की कोशिश करती है लेकिन वह ज़मीन पर गिर जाती है। जूनवू अपना ड्रोन उड़ाता है और जब यह दोनों तरफ मजबूती से बंध जाता है तो यूबिन एक बैग में खाना और एक नोट भेजती है जिसमें लिखा होता है, धीरे धीरे खाओ चाहर। तभी जूनवू देखता है कि बॉल को एक ज़ॉम्बी फायर फाइटर ने पकड़ लिया है जो रस्सी खींच रहा है। दूसरी तरफ की टेबल अपार्टमेंट से खींची जाती है और यूबिन को टकरा कर गिरा देती है। अब टेबल रेलिंग से फंसी हुई है तो फायर फाइटर रस्सी चढ़ने लगता है। जूनवू उसे रोकने के लिए खाली बोतलें फेंकता है लेकिन कोई नहीं लगती। फिर जूनवू ड्रोन को फिर से भेजता है, उसे फायर फाइटर के पास उड़ाता है ताकि उसे गिराया जा सके। ये उसके गाल पर खरोंच भी डालता है। ज़ॉम्बी ड्रोन को बार बार झपकता है इसलिए जूनवू को हर हरकत से सावधानी से बचना पड़ता है। जब ज़ॉम्बी उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो वह ध्यान भटक जाता है और ड्रोन गिर जाता है, लेकिन वह समय रहते उसे फिर से नियंत्रित कर लेता है। दुर्भाग्यवश फायर फाइटर ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले कि वह चढ़ाई जारी रखता, यूबिन जाग जाती है और उसका हाथ काट देती है जिससे वह गिर जाता है। जब यूबिन दर्पण में अपनी चोटें देख रही होती है, जूनवू अपने फ़ोन पर एक संदेश फ्लैश करता है जिसमें लिखा होता है, मजबूत रहो। कुछ समय बाद जूनवू देखता है कि खाने का सामान फिर से खत्म हो रहा है और खुद से याद दिलाता है कि उसे अपने परिवार के लिए जीवित रहना है। अपने पैरों और सिर को ढककर वह रात के मध्य में अपार्टमेंट छोड़ देता है। गलियारों में कई लाशें पड़ी होती हैं जिसमें सांगचुल भी शामिल है, तो जूनवू चुपके से अपनी चाबियां लेता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी पास में है। फिर वह सांगचुल के अपार्टमेंट में घुसता है और फ्रिज से खाना, कुछ हेडफोन, एक जैकेट और वॉकी टॉकी लेता है। फिर वह बिस्तर पर कुछ देखता है और कंबल हटाकर एक मृत महिला पाता है। उसी समय वह सांगचुल के ज़ॉम्बी भाई द्वारा हमले का शिकार हो जाता है जो उसे जमीन पर धक्का देता है। जूनवू मृत महिला को ढाल के रूप में उपयोग करता है जिससे वह घुमाकर भागने में सफल हो जाता है। ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हैं, हालांकि जूनवू उसे धीमा करने के लिए एक धातु की छड़ी फेंकता है और बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि वह सुरक्षित रूप से अपने स्थान पर वापस लौट सके। एक नाश्ते के बाद जूनवू हेडफोन के तार काटता है ताकि जैक को एंटीना के रूप में उपयोग कर सके, लेकिन अफसोस रेडियो ऐप काम नहीं कर रहा है। फिर वह बैग में वॉकी टॉकी और पड़ोसी का खाना भेजता है। वे कुछ समय के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हुए बात करते हैं और यह खुलासा होता है कि यूबिन ने भी आत्मनाश करने पर विचार किया था। लंच के दौरान वे एक साथ नूडल्स तैयार करते हैं ताकि यह दिखा सकें कि वे एक दूसरे की कंपनी में खा रहे हैं।
फिर वे पूरा दोपहर बात करते हैं और यूबिन स्वीकार करती है कि वह ऊंचाइयों से डरती है क्योंकि वह बचपन में चढ़ते समय गिर गई थी। तभी वे एक आवाज़ सुनते हैं और सोचते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन जब वे बाहर देखते हैं तो वे पाते हैं कि इलाके में सभी जोम्बी एक साथ दौड़ रहे हैं क्योंकि वे अपनी अपनी बिल्डिंग में आक्रमण कर रहे हैं। जीवित बचे लोग ज़मीन पर शांत रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि यूबिन गलती से एक शेल्फ गिरा देती है और यह आवाज़ जोम्बियों का ध्यान आकर्षित करती है। डरी हुई यूबिन सोचती है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जून वो याद करता है कि सभी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं और वह यूबिन के पड़ोसी को कॉल करता है। फ़ोन की घंटी सुनकर जोम्बी उसके दरवाजे से दूर हो जाते हैं। चूंकि अपनी मंजिलों पर रहना बहुत खतरनाक हो रहा है, यूबिन जून वू को 8वीं मंजिल पर खाली अपार्टमेंट के बारे में बताती है और वे वहां मिलने पर सहमत हो जाते हैं। जून वू एक योजना बनाना चाहता है। हालांकि यूबिन टेबल और कुछ रस्सी का उपयोग करके खिड़की से कूदकर सुरक्षित रूप से जमीन पर पहुंच जाती है। जोम्बी तुरंत उसका पीछा करते हैं और वह अद्वितीय कौशल दिखाती है क्योंकि वह या तो इतनी तेज दौड़ती है कि उनसे बच जाती है या कुल्हाड़ी से लड़ती है। वह कार के दरवाजों का भी उपयोग करती है। जब वह दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने वाली होती है तो वह गलती से पुलिस वाले का गण पाती है। एक जोम्बी उस पर कूदता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे काट सके, जूनवू उसे अपने गोल्फ क्लब से मारता है। अब यह जोड़ी मिलकर लड़ सकती है और वे रास्ते में जोम्बियों को मारते हुए बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। कोशिश करते हैं कि छोड़ी गई कारों का उपयोग कवर के रूप में करें। जब वे आखिरकार अंदर जाते हैं तो वे दरवाज़ा बंद करते हैं और एलिवेटर में जल्दी से घुस जाते हैं, इससे पहले कि जोम्बी कांच तोड़ दें। जल्द ही वे 8वीं मंजिल तक पहुंचते हैं और एक अनलॉक्ड अपार्टमेंट खोजने लगते हैं। अचानक वे एक आवाज़ सुनते हैं और पाते हैं कि इन गलियारों में भी जोम्बी हैं। यूबिन एक खुला दरवाज़ा खोजने के लिए दौड़ती है, जबकि जूनवू कुछ वस्तुएं रख कर गलियारे को बंद करता है ताकि समय मिल सके। तभी एक दरवाज़ा खुलता है और एक मास्क पहने आदमी बाहर आता है। वह यूबिन को अपने अपार्टमेंट में धक्का देकर भेजता है और फिर जोम्बियों पर गैस एक्सप्लोसिव फेंकता है ताकि जूनवू भी दौड़कर अपार्टमेंट में घुस सके। आदमी दरवाज़ा बंद कर देता है और यूबिन स्वीकार करती है कि वह संकोच कर रही है क्योंकि यह जगह खाली होनी चाहिए थी। हालांकि आदमी अच्छा होता है और उनके साथ अपना खाना और पानी साझा करता है। वह यह भी बड़ी खबर देता है क्योंकि वह इतनी ऊंची मंजिल पर है। वह कभी कभी रेडियो सिग्नल पकड़ता है और जानता है कि एक रेस्क्यू टीम जल्द ही आ रही है। यूबिन और जूनवू बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक जूनवू बेहोश हो जाता है क्योंकि आदमी ने पानी में एक सेडेटिव डाल दिया था। आदमी फिर भी उसके हाथ बांधने में कामयाब हो जाता है और उसे एक दूसरे कमरे में खींचता है जहां वह उसे अपनी झोंबी पत्नी के साथ बंद कर देता है। दीवारों पर खून से यह पता चलता है कि उसने अपनी बच्ची को खा लिया है। बाहर से रस्सी खींचते हुए आदमी अपनी पत्नी को छोड़ देता है और बताता है कि वह केवल उसे खाना खिलाना चाहता है ताकि वह उसकी तरह जिंदा रह सके। उसी समय जूनवू जाग जाता है और आदमी को गन से धमकाता है, उसे पुनः विचार करने के लिए कहता है। हालांकि आदमी बात करने से मना कर देता है और रस्सी छोड़ देता है तो जूनवू उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। जब आदमी चाकू ढूंढ रहा होता है, यूबिन जोम्बी से जूझती रहती है जो इतनी ताकत से खींचती है कि जूनवू रस्सी खो देता है। वह तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन लॉक नहीं खोल पाता और आदमी उसे धक्का दे देता है। यूबिन पत्नी के चेहरे पर एक बच्चे की कंबल रख देती है और पुरुष घबराते हैं जब वे अचानक कोई आवाज़ नहीं सुनते। आदमी आखिरकार दरवाज़ा खोलता है और यूबिन अपनी पत्नी को उसके ऊपर धक्का देती है जिससे वे गिर जाते हैं। जोम्बी फिर अपने पति को काट लेती है जो उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि वह बदल सके, यूबिन दोनों को गोली मार देती है। गोली की आवाज़ जोम्बी की भीड़ का ध्यान आकर्षित करती है जो तुरंत बिल्डिंग में घुसने लगती है। जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आते हैं, जूनवू और यूबिन अपनी ओर से छत तक लड़ते हैं। ठीक तभी जब सब कुछ निराशाजनक लगता है, हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं और सैनिक जोम्बियों को रोकते हैं। हवा में उड़ने के बाद जूनवू अपने फ़ोन पर एक सिग्नल प्राप्त करता है। उसका परिवार सुरक्षित है। वह शहर को देखता है, उसका मुझे जीवित रहना है टैग अब जीवित में बदल चुका है।